हेलो दोस्तों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.1 का उदाहरण नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो वो देखते हैं उदाहरण नंबर 1 को। तो इसमें है एक बक्से की लंबाई 2 मीटर है एवं चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वो जो अनुपात हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर अभी लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बक्से की लंबाई कितना दिया हुआ है? हल बक्से की लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है एवं चौड़ाई दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और उसमें हम लोग एक नियम पढ़े थे कि अनुपात ज्ञात करने के लिए उसकी जो इकाई है उसकी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। ठीक है, और अनुपात में कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या, पहले तो उसकी इकाइयाँ जो है समान होनी चाहिए उसकी तुलना करने के लिए अनुपात में। ठीक है, जब हम लोग अनुपात लिखेंगे तो उसमें जो है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग देखो, इसमें मीटर में दिया हुआ है, इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको मीटर में बदल सकते हैं या फिर इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। हम लोग जिसमें चाहे उसमें बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रखेंगे। दो इसमें एक्स्ट्रा रहेगा ही, उसके बाद मीटर की जगह गुना में 100 सेंटीमीटर। तब जो है हम लोग का इसमें 2 मीटर जो है बदल जाएगा 200 सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो है ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो हम लोग का आप देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यानी कि दोनों की जो इकाइयाँ हैं वो समान हो गया। तो अब जो है हम लोग आसानी से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई अनुपात चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हम लोग का इसमें कितना है? 200 सेंटीमीटर अनुपात 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो जो हम लोग और क्या जानते हैं कि जो अनुपात है अनुपात में इकाइयाँ नहीं होती हैं। तो वो जो हम लोग यहाँ पे इकाई नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इकाई जो है दोनों इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसमें 0 और 0 पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इसमें 20 और 8। ठीक है बच्चों, तो इसको आप क्या करना है, 20 और 8 को और भी सरल अनुपात में लिखना है। तो सरल अनुपात में लिखने के लिए आप देखेंगे कि दोनों में क्या भाग जाता है। मतलब क्या, दोनों का HCF क्या है, मौसो क्या है, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो 8 और अगर 20 का देखेंगे तो उसका महत्तम समावर्तक 4 तक होगा। ठीक है, यानी कि ये भी 4 से भाग जाता है, ये भी 4 से भाग जाता है। तो 4 दूना 8 और 5 चौके 20। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें 5:2। ठीक है, ये ऊपर होगा और ये हो जाएगा अनुपात। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का उदाहरण नंबर 1। तो अगर हम लोग का उदाहरण नंबर 2 है, 2 को देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2 में क्या कहा गया है। यदि प्रवीण की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तथा गुंजन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तब उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों इसमें इस बार देखो कि दोनों की जो इकाइयाँ हैं दोनों सेम दिया हुआ है, तो हमें इस बार जो है इकाइयाँ बदलने का जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली इस बार हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। यानी कि पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हल प्रवीण की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तथा गुंजन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है अनुपात। अनुपात निकालेंगे प्रवीण की ऊंचाई अनुपात गुंजन की ऊंचाई।
ठीक है बच्चों। तो प्रवीण की ऊंचाई है इसमें 150 सेंटीमीटर और गुंजन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो इसमें सेंटीमीटर हट जाएगा अपने आप, ठीक है, यानी कि यहाँ 150/60, ठीक है। तो इसमें जो फिर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम दोनों में देखेंगे कि दोनों में क्या भाग जा सकता है, मतलब कि दोनों में जो महत्तम समावर्तक होगा वो क्या होगा। तो अगर हम लोग महत्तम समावर्तक निकालेंगे इस तरह से 15 और 6 का, तो इसमें 3 से पहले जाएगा, तो इसमें 5 या 15, इसमें 3 दूना 6, ठीक है। तो जो महत्तम समावर्तक होगा वो 3 होगा, मतलब ये है कि दोनों ही जो है 3 से भाग लगेगा, ठीक है। इसमें 3 दूना 6, ये 5 या 15, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अनुपात जो है यानी कि 5:2 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया फिर हम लोग का उदाहरण नंबर 2 का। तो अगले फिर हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 3 को, ठीक है। देखिए बच्चों, ये है हम लोग का उदाहरण नंबर 3 और इसमें कहा गया है 36 तथा 24 में क्या अनुपात है और इसका सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वो सबसे पहले हमें 36 तथा 24 का जो अनुपात बनेगा पहले उसको लिखना है और फिर इसका सरल अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग 36 और 24 का अनुपात लिखते हैं। 36 तथा 24 का अनुपात, तो इसमें हो जाएगा 36/24, ठीक है। और बच्चों जब अनुपात इस तरह से रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं उत्तर पद, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पूर्व पद, और इसको हम लोग लिख सकते हैं उत्तर पद, ठीक है। और इसको जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 36/24 और जो पूर्व पद है वो बन जाएगा अंश और जो उत्तर पद है वो बन जाएगा हर, ठीक है। तो हमें अब करना क्या है, इसका सरल अनुपात ज्ञात करना है। जब सरल अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी कि इसमें हम एक नोट लिखा है, देखो, अनुपात का सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। तो बच्चों इसमें कहा गया है अंश और हर दोनों पदों में इन्हें विभाजित करने वाली कोई उभयनिष्ठ संख्या न हो, तब जो है हम लोग उस अनुपात को कहेंगे सरल अनुपात, यानी कि अनुपात का सरलतम रूप कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे 3:6, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे दोनों में जो है 3 से भाग जाता है, ये जाता है 1 से और जाएगा 2 से, ठीक है, दोनों। तो इसमें हो जाएगा 1:2। तो ये जो 1:2 है आगे और किसी से भी भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये दोनों एक अनुपात है, तो ये होगा सरल अनुपात, यानी कि 3:6 का सरल अनुपात, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम लोग 12 लेंगे और अनुपात 4 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर देखेंगे हम दोनों में जो है कॉमन क्या है, यानी कि उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ बोले तो जिससे ये भाग जाएगा, दोनों भाग जाएगा एक साथ, ठीक है। तो इसमें दोनों जो है 4 से भाग जाएगा, ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 3 बार में। तो वो तो इसका सरलतम अनुपात जो होगा वो 3:1 होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें 36 और 24 का भी सरलतम अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों वो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, यानी कि हम जो है उदाहरण लिए, ये छोटा छोटा उदाहरण था, तो हम लोग डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है। जो कुछ बड़ा बड़ा संख्या होगा तो उसमें हम लोग कैसे पता करेंगे, उसमें हम लोग को महत्तम समावर्तक ज्ञात करना होगा। यानी कि 36 और 24 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले महत्तम समावर्तक निकालेंगे। जितना महत्तम समावर्तक आएगा उससे दोनों पदों को भाग देंगे, तो जो इस अनुपात का सरलतम रूप है वो हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 36 तथा 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, देखो, यानी कि HCF जिसको हम लोग कहते हैं 36 और 24, इसमें हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, 12, फिर 2 से काटेंगे 9 और इधर 6, अब जाएगा 3 से, 3 4 9, 3 9 6। तो बच्चों इधर जो संख्या होगा ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, वही हम लोग का हो जाता है
महत्तम समावर्तक। ठीक है, जो नीचे जो संख्या होता है उसको हमें गुना नहीं करना है। ठीक है, तो इसका महत्तम समावर्तक होगा वो हो जाएगा 12। इसका मतलब बच्चों ये है कि हमें अंश और हर दोनों में 12 से भाग देना है। ठीक है, तो इसमें होगा 36 और 24, दोनों को भाग देना है 12 से। दोनों को 12 से भाग देंगे तो इसमें 12 किया 36 और 12 दूना 24। तो बच्चों अब इसमें देखो कि इसमें कोई भी संख्या ऐसा है जो दोनों को भाग दे सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये सरलतम रूप नहीं है, अगर ऐसा नहीं और आगे तो ये सरलतम रूप है इस अनुपात का। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हम लोग का जो सरलतम रूप है इसका वो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का उदाहरण नंबर 3। बच्चों अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 4 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 दोनों को एक साथ लिख लिया है क्योंकि दोनों सेम पैटर्न का है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि क्या अनुपात 2:3 अनुपात 3:5 के तुल्य है, और इसमें कहा गया है क्या अनुपात 5:6 अनुपात 25:30 के तुल्य है या नहीं। तो बच्चों हम लोग जो है पिछले वीडियो में तुल्य किस तरह से होता है, कब होता है, हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तब जाके आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ अनुपातों को भिन्न में बदलते हैं, यानी कि 2:3 का भिन्न रूप, इसमें होगा 2/3 और 3:5 का भिन्न रूप 3/5 होगा। अब बच्चों हमें करना क्या है, दोनों हरों का जो है एलसीएम ज्ञात करना है। दोनों हरों का एलसीएम कितना होगा, यानी कि तो किसी से कटेगा नहीं, तो मतलब कि डायरेक्टली 15 होगा। तो वो जो 3 और 5 का जो है एलसीएम 15 होगा। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें जो 2/3 है इसको 5 से गुना करना है, क्योंकि हमें यहाँ किसी भी तरह से नीचे हर में 15 लाना है। मतलब कि दोनों का जो हर होगा 15 होगा, तभी जो है हम लोग इसको बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 5 दूना 10 होगा और इसके 5 तिया 15। ठीक है, जब नीचे वाला बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला भी अगर बराबर हो जाता है तब जाके हम लोग का ये दोनों तुल्य होगा। पहले करके देखते हैं कि इसमें हम लोग अगर 3 से इसको गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो इसमें 5 तिया 15, इसमें 3 तिया 9। तो बच्चों इसमें देखते हैं कि 10/15 वो बड़ा है 9/5 से। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या जो है, दोनों अनुपात जो है तुल्य नहीं है। मतलब क्या कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं 2/3 बड़ा है 3/5 से। ठीक है बच्चों, तो 2:3 है, 2/3 जो है वो 2:3 का है और ये 3:5 का है। मतलब कि ये जो है तुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं अंत में कि अनुपात 2:3 अनुपात 3:5 के तुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, सेम हम लोग उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे। हल 5:6 का भिन्न रूप, इसमें हो जाएगा 5/6। ठीक है, और 25:30 का भिन्न रूप हो जाएगा 25/30। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर करना है पहले दोनों हरों का एलसीएम निकालना है। दोनों हरों का एलसीएम जो है बच्चों 30 ही निकलेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग निकाल के देखिए, क्योंकि मुझे पता है इसलिए हम डायरेक्ट 30 कर दिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, दोनों के हर में 30 ला के दिखाना है। और यहाँ तो ऑलरेडी 30 है, तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, ऊपर नीचे 1 से गुना कर देना है, तो 25/30 हो जाएगा। और हमें इसके हर में क्या लाना है, किसी भी तरह से 30 लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 5×5 = 25 और नीचे हो जाएगा 6×5 = 30। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्या है कि 25/30 और 25/30,
दोनों का जो अनुपात है दोनों बराबर आ गया, यानी कि दोनों का जो भिन्न है वो बराबर आ गया, तब हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि जो 5/6 बराबर इसका है 25/30, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि 5/25/30 ये भी तुल्य होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का उदाहरण नंबर 5। तो अब हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 को। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 6 में कहा गया है यदि 6 बल्बों की कीमत 78 रुपया है तो ऐसी ही 9 बल्बों की कीमत क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने प्रथम विधि और दूसरी विधि लिख रखा है, क्योंकि इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करने वाले हैं। पहला विधि हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले तो 6 बल्बों की कीमत दिया है, 6 बल्बों की कीमत 78 रुपया दिया है, फिर हमें 9 बल्बों की कीमत निकालना है। तो बच्चों यहाँ हम पहले क्या करेंगे, एक बल्ब की कीमत निकालेंगे, यानी कि इस तरह से हम लोग जो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग एक एक नियम कहते हैं। और एक एक नियम के अनुसार सबसे पहले हमें एक वस्तु की कीमत पता होनी चाहिए, उसके बाद जो है अवांछनीय वस्तुओं की कीमत हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग को जितनी वस्तु की कीमत निकालने के लिए कहा जाएगा हम लोग उतनी वस्तु की कीमत निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले यहाँ पे एक वस्तु का निकालेंगे, उसके बाद जो बोला गया है कि 9 बल्बों की कीमत निकालना है तो वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एक बल्ब की कीमत हम 6 से 78 को भाग देकर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम 78 को 6 से भाग देंगे तो मेरा जो है एक बल्ब का कीमत निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पर जो हम लोग काटेंगे तो 13 6 78 होगा। ठीक है, 6 के 6 36 18, तो 13 रुपया हो गया एक बल्ब का कीमत। ठीक है बच्चों, यानी कि बल्बों की कीमत और बल्बों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का निकलेगा एक बल्ब की कीमत। अब हमें करना क्या है, 9 बल्ब की कीमत निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 9 बल्बों की कीमत निकालने के लिए, क्योंकि एक बल्ब का 13 रुपया है तो 2 बल्ब का 13 दूना 26 रुपया, 3 बल्ब का 13 39 रुपया, 4 बल्ब का 13 52 रुपया। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गुना कर रहे हैं सबको। ठीक है, तब जाके हम लोग का बल्बों की कीमत निकलता है। ठीक है, यानी कि इसमें हमें अब 9 से गुना करना है, 9 से 13 को गुना करेंगे तो 13 नंग 117 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले निकाल सकते हैं, और इस नियम को हम लोग बच्चों कहते हैं एकीक नियम, यानी कि यूनिटरी रूल। ठीक है, अब जो हम लोग दूसरी विधि में निकालने वाले हैं, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 9 बल्बों की कीमत। ठीक है, 9 बल्बों की कीमत x रुपया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें होगा पहले कीमत और फिर होगा बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या। ठीक है, एक हम लोग का बनेगा टेबल। देखो इसमें कीमत कितना है, पहले 78 रुपये में हमें 6 बल्ब मिलता है, तो और x रुपये में हमें 9 बल्ब मिलता है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग अब क्या करेंगे, तुल्य बनाएंगे, यानी कि समानुपात में रखेंगे। ठीक है, समानुपात में रखेंगे इस तरह से 78/6 समानुपात x/9। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है समानुपात क्या होता है इसके बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, तो जो अगले वीडियो में हम लोग समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अभी हम लोग इसको समानुपात में तो लिख लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने का नियम क्या है, इसमें कहता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल का। ठीक है बच्चों, यानी कि 78 को 9 से गुना करेंगे और 6 को x से गुना करेंगे, तो दोनों जो है एक समीकरण का निर्माण करेगा। तो इस पर बच्चों हम लोग पहले 6 गुना x, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल कर लिए, बराबर होता है बाह्य पद, तो 78 गुना 9। ठीक है,
यानी कि इसमें x बराबर होगा 78 गुना 9/6। ठीक है, इसमें होगा 6 के 6 और इसमें 13 का लाइन में 6 बार में आता है 78, 13 6 78। तो x का मान देगा बच्चों इसमें 13 गुना 9 बराबर 117। ठीक है, यानी कि x जो है हम लोग माने थे 9 बल्बों की कीमत x रुपया बच्चों, तो हम लोग का इसमें आ गया 117 रुपया। ठीक है, तो बच्चों अब जो है हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 7 को। देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का उदाहरण नंबर 7 और इसमें कहा क्या है, एक मजदूर 15 दिनों में 1815 रुपये कमाता है। यदि वो 8 दिनों तक ही काम करना चाहिए तो उसे कितनी मजदूरी प्राप्त होगी। यानी कि बच्चों इसमें जो है मजदूरी छूट गया है। ठीक है, मजदूरी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग फिर उदाहरण नंबर 6 के जैसा 2 विधि से निकालेंगे। पहला विधि हम लोग एक नियम प्रयोग करेंगे और दूसरा विधि में पहले हम लोग समानुपात बनाएंगे और फिर उसे समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले जो है इसमें 15 दिनों तक जो कमाता है वो 1800 रुपये कमाता है, यानी कि 15 दिनों की मजदूरी कितना है 1815 रुपया। ठीक है, और वो चाहता है कितना, सिर्फ 8 दिन काम करना चाहता है। ठीक है, तो पहले हमें एक दिन का जो इनकम है उसका, एक दिन का जो मजदूरी है पहले उसको निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग 8 दिन का आसान से निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि एक दिन की मजदूरी क्या होगा। ठीक है, 1815 को 15 से डिवाइड करके हम लोग जो है एक दिन की मजदूरी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक दिन की मजदूरी क्या होगा, 15 के 15 और बचेगा इसमें 3 तो हो जाएगा 15 दूना 30 और बचेगा 1 15 के 15। तो एक दिन की जो कीमत है उसकी, एक दिन का जो मजदूरी है वो हो जाएगा 121 रुपया। तो बच्चों अब जो है हम लोग को निकालना है 8 दिनों तक की। ठीक है, 8 दिनों की मजदूरी। तो 8 दिनों की मजदूरी क्या हो जाएगा, एक दिन का कितना है 121, तो हम लोग को निकालना है 8 दिन का। तो 8 दिन को गुना कर देंगे एक दिन की मजदूरी से, तो हो जाएगा इसमें 8 दूना 16, 8 टिकट 18 9 रुपया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग फिर दूसरी विधि अपनाएंगे। दूसरी विधि में क्या करेंगे, पहले माना 8 दिनों की मजदूरी x रुपया है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे टेबल में पहले लिखेंगे मजदूरी और यहां लिखेंगे दिनों की संख्या। ठीक है, पहले मजदूरी था कितना 1815 रुपया और 15 दिन में इतना वो कमाता है और वो कमाना चाहता है सिर्फ 8 दिन, तो उसमें उसको कितना मजदूरी मिलेगा, तो x रुपया मान लिए हैं। तो बच्चों अब जो है हम लोग लिखेंगे समानुपात में। समानुपात में क्या होगा, 1815 अनुपात 15 समानुपात x अनुपात 8। ठीक है, अब क्या होता है, मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, तो इस तरह से हम लोग का बनेगा ये समीकरण। ठीक है, तो 1815 गुना 8। ठीक है, तो यहाँ फिर x जो है रह जाएगा और 1815 गुना 8 बटे में 15, 15 के 15 30 और 15 के 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 121 गुना 8 बराबर 900। इसमें कितना आएगा 68। ठीक है, तो दोनों में सेम मान आ गया। ठीक है, आप चाहे इस विधि से निकालो चाहे इस विधि से, दोनों में सेम आएगा। तो इस विधि में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यानी कि एक वस्तु की कीमत निकालना पड़ता है। मतलब जो भी होगा इसमें, जो भी वस्तु दिया हुआ अगर दिन है तो एक दिन में क्या होता है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एक ही नियम। ठीक है, और इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, समानुपात बनाना पड़ता है। समानुपात से जो है दूसरा लाइन में बनता है समीकरण। ठीक है, समीकरण से जो है हम लोग अब इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको जो विधि अच्छा लगे आप उसी विधि से बना सकते हैं और एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग को जो है कौन सा विधि आसान लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।